तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने 35,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी 48,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:4 के अनुपात में लाभ मिला तो बी ने ए से कितने माह बाद निवेश किया था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए ने 35,000 रुपये निवेश किए हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद बी ने 48,000 रुपये निवेश किए हैं, ठीक है। तो दोनों की धनराशियों को कैसे लिखेंगे? ए की धनराशि को ऊपर लिख लेंगे 35,000 रुपये, ठीक है, और नीचे भाग में बी की धनराशि को लिख लेंगे 48,000 रुपये, ठीक है। दोनों ने इतना इतना धन निवेश किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष के बाद की बात हो रही है, तो यानी कि ए का निवेश पूरे वर्ष के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे 12 महीने यानी 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और बी के बारे में क्या बोला गया कि कुछ समय बाद, तो इसका हमें पता नहीं है कि इसने कितने समय के लिए निवेश किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि जो बी है उसने एक्स महीनों के लिए निवेश किया है, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, जब हम धनराशि को समय के साथ गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों की धनराशियों को समय के साथ गुणा कर लिया है और यहाँ पे लाभ का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो अब हम इसको 5:4 के सामने लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे सॉल्व करके पूरे को हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, ठीक है, और 12 से 48 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इस वाले 4 से इस वाले 4 को काट लेंगे और 5 से इसको 35 को काटेंगे तो 7 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बचा हुआ है तो x का गुणा एक में करेंगे तो x आ जाएगा और इस तरफ सिर्फ 7 बचा हुआ है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7 महीने आ गई है, ठीक है। यानी कि b का जो निवेश था वो x महीनों के लिए था, यानी कि 7 महीने के लिए था, यानी हम इसे बोल सकते हैं 7 माह के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी ने ए से कितने महीने बाद निवेश किया, ठीक है। तो उसने 7 महीने के लिए निवेश किया, लेकिन ए से कितने महीने बाद किया, इसको कैसे निकालेंगे? एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और उसका निवेश 7 महीने के लिए था तो 7 को घटा देंगे, यानी कि उसने 5 महीने बाद निवेश किया है, ठीक है। तो यानी कि हमारा इस सवाल का आंसर 7 महीने नहीं होगा, इसका 5 महीने आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सिर्फ 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि वो सिर्फ 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो पहले हम इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी 100 है, ठीक है, और उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये सीपी है और ये सेलिंग प्राइस यानी एसपी है, ठीक है। तो एक अनुपात हमने ले लिया मूल्य का, ठीक है, यानी कि प्राइस का हमने अनुपात ले लिया मूल्य का, और दूसरा हमें वजन का अनुपात लेना होगा। तो देखिए, वजन का अनुपात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि उसे ग्राहक को 1000 ग्राम सामान देना होता है तो वो 840 ग्राम सामान देता है, ठीक है। तो जितना वो सामान ग्राहक को दे रहा है उसे हमें सीपी के नीचे यानी कि क्रय मूल्य के नीचे लिखना है, ठीक है। और जो उसको सामान देना चाहिए 1000 ग्राम, उसको हमें विक्रय मूल्य के नीचे यानी कि सेलिंग प्राइस के नीचे लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जितना सामान वो दे रहा है वो सीपी के नीचे और जितना देना चाहिए वो सेलिंग प्राइस के नीचे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो अनुपात आ गए हमारे पास, इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 जीरो से मैं इन 3 जीरो को काट दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ 3 जीरो काट दिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 21 से कट जाएंगे, तो यहाँ पे 21 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा और इसे 21 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
हमारा सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य 4 आ गया और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने 4 रुपये का खरीदा और 5 रुपये का बेच दिया, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। और अब मैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा 1 रुपये का लाभ हो रहा है और किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे यानी कि सीपी पे। तो इसे 4 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 पे कट जाएगा, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 15,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% दर से और शेष भाग 8% दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में कुल ब्याज 3,240 रुपये प्राप्त हुआ तो 8% की दर से दी गई धनराशि कितनी है, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ भाग जो है वो 6% की दर पे दिया गया है और शेष भाग 8% की दर पे दिया गया है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि 6% और 8%। अब दोस्तों हम इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। अगर 3 वर्ष का ब्याज दिया गया है, ठीक है, तो 6% के हिसाब से 3 वर्ष का कितना हो गया, 18%। तो पहले आपको क्या करना है, 15,000 का 18% निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15,000 का अगर मैं 18% निकालूंगा तो देखिए इन दोनों को 2 से काट दूंगा तो कितना आएगा, नीचे 50 और ऊपर 9 आ जाएगा। अब 50 से इसे काटेंगे तो पहले ये 0 कट जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो 300 आ जाएगा। तो देखिए 9 तिया कितना आ गया, 2700 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 8% के हिसाब से 3 वर्ष का निकालें तो 8 तिया 24%। तो फिर से आपको क्या करना है, 15,000 का 24% निकाल लेना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसे काट के निकाल लेना है। तो 3600 रुपये आ गया। और देखिए सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि 3240 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो हमें सवाल में दिया होगा उसे हम बीच में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हम एलिगेशन मेथड में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलिगेशन मेथड की तरह इसे सॉल्व करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 540 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ भी ऐसा ही करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 में से 3240 को घटाएंगे तो 360 आ जाएगा। और ये नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट देंगे, इन दोनों को 18 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अनुपात में हमने वैल्यू निकाल ली है कि 6% पे 2 यूनिट दिया गया है और 8% पे 3 यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो कुल धन कितना हो गया, 2 जमा 3 यानी 5 यूनिट हो गया अनुपात में। ठीक है, 5 अनुपात हमने उधार दिया है। ठीक है, तो ये जो 5 अनुपात है ये किसके बराबर है, कुल धनराशि के बराबर है। कितनी है कुल धनराशि, 15,000 रुपये। तो इसके सामने लिख लेंगे कि कुल धनराशि 15,000 रुपये। ठीक है, अब हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 8% पे कितना धन उधार दिया गया। ठीक है, तो 8% पे कितना दिया गया, 3 अनुपात दिया गया। हमें 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, 5 अनुपात की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले दोनों तरफ 5 से भाग करके 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपये, तो 3 अनुपात की कितनी होगी, इसका गुणा 3,000 में कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 9,000 रुपये को 8% पे उधार दिया गया है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष आय का 25% घर के किराए पर और शेष आय का 20% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो उसकी आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो अपनी आय का 40% तो भोजन पर खर्च करता है, लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है कि शेष आय का 25% घर के किराए पर और फिर से क्या बोला जा रहा है कि शेष आय का 20% यात्रा पर। ठीक है,
जब भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें शेष आय की बात की जा रही होगी तो ही आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर उसकी आय 100 है, ठीक है, और उसने 40% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, 60 शेष बचेगा, ठीक है। 100 में से 40 को घटा देंगे तो 60 शेष बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, शेष आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। तो क्या करना है, फिर से आपको 100 लिख लेना है और इसमें से 25% उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से करना है हमें। और अब क्या बोल रहा है, 20% यात्रा पर खर्च करता है, तो फिर से हमें 100 लिख लेना है, ठीक है। और 20% खर्च हो गया तो शेष कितना बचा, 80% बचा, ठीक है। तो 80 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 अनुपात आ गए, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको उसकी आय का और जो उसके पास शेष धनराशि बची है, ठीक है, उसकी जो बचत है उसका अनुपात मिलेगा। तो देखिए हम इसे काट के कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो इस तरफ 3 आएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा 20 से काटने पे, और इसे 20 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, यहाँ 4 से इस वाले 4 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे 5 पंजे 25 आ जाएगा और यहाँ पे 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें अनुपात मिल गया कि यदि उसकी आय 25 रुपये है तो उसके पास शेष कितना बचा है, 9 बचे हैं, ठीक है। लेकिन ये अनुपात में बात हो रही है और हमें रुपयों में दिया गया कि उसकी बचत 2700 रुपये है, ठीक है। तो अनुपात में 9 है और रुपयों में 2700 है, तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 9 के सामने मैं लिख लूँगा 2700 रुपये, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 2700 रुपये 9 का कितने गुणा है, तो इसे 9 से भाग करके देख लूँगा। 9 से 27 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये इसका 300 गुना है, ठीक है। मतलब 300 को 9 से गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए एक अनुपात 300 गुणा है तो दूसरे को भी 300 गुणा करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 25 तिया कितना आ जाएगा, 75, और 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि उसकी आय कितनी है, 7500 रुपये है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 8 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 38 वर्ष है। उस समूह में एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो उस नए व्यक्ति की आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 8 व्यक्तियों का एक समूह है जिसकी औसत आयु 38 वर्ष है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो 8 लिख लिया और इसके सामने औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है। तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है कि एक नया व्यक्ति शामिल हुआ है जिसकी वजह से औसत आयु 3 वर्ष बढ़ गई है। तो अगर एक नया व्यक्ति शामिल हुआ है तो कितने व्यक्ति हो गए, अब 9 व्यक्ति हो गए हैं समूह में, ठीक है। और यहाँ पे 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी औसत आयु, 3 बढ़ा देंगे तो 41 हो जाएगी। अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे लगानी है। पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है कि यहाँ पे एक व्यक्ति बढ़ रहा है तो यानी कि +1 लिख देंगे कि एक व्यक्ति बढ़ गया है, और औसत आयु कितनी बढ़ गई है, 3 वर्ष बढ़ गई, तो यहाँ पे +3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो पहले वाली संख्या है 8, इसका गुणा इसके यहाँ पे करना है, 3 में करना है, ठीक है। और ये इस तरफ से जो दूसरे वाली संख्या नीचे, इसका गुणा यहाँ पे 1 में कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 लिख लेंगे। और 41 एकम तो 41 ही रहेगा, तो यहाँ पे जमा कर देंगे 41 का इसमें। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, यानी कि नए व्यक्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 16,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा यदि ब्याज क्रमशः वार्षिक और छमाही आधार पर संयोजित है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन से चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, एक तो वार्षिक आधार पर और एक छमाही आधार पर, ठीक है।
तो पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रतिशत में निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को रुपयों में नहीं निकालेंगे। तो देखिए अगर मैं वार्षिक आधार पे निकालूं और समय कितना है, 1.5 वर्ष का समय है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दर हमें कितनी दी हुई है, 10% वार्षिक दी है। तो यहाँ पे पहले वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष की 10%, ठीक है। और ये जो आधा वर्ष है इसकी कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, यानी कि x + y और xy का गुणा और भाग में 100, ठीक है। इससे हम प्रतिशत में निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 10 को ले लेंगे और y की जगह 5 को ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 10 + 5, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50, और भाग कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। जमा करेंगे तो 0.5% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे 15.5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम छमाही आधार पर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छमाहियाँ कितनी आएंगी, इसमें 1.5 वर्ष में 3 छमाहियाँ आएंगी, ठीक है। और ये जो दर होती है ये आधी हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 बार हमें 5-5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे 5 और 5 को लेके सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 5 + 5 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और भाग में 100 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया अभी। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, तो उसको जमा कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10.25 आ जाएगा इसे सॉल्व करके, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे वाले को भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। और इन दोनों पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10.25 जमा 5, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51.25, ठीक है। 51.25 के नीचे 100 से इसे भाग कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.25, और यहाँ पे नीचे 100 है तो ये 0.2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.5125 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 25 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसमें देखिए 51 में 25 जमा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 76, ठीक है। और यहाँ पे 15 लिखा रहेगा, यानी कि इतने प्रतिशत हमें इसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ब्याजों का हमसे अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये बड़े वाली संख्या है, इसमें से छोटे वाली को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 15.5, और यहाँ पे 3 जीरो हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो सीधा आ जाएगा 625, और यहाँ 7 में से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 में से 15 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी देखिए प्रतिशत में हमने इतना निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है आगे, देखिए ये जो है अंतर आ गया है। अंतर किसका आया है, ये यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है 16,000 का इतने प्रतिशत निकाल देना जो अंतर आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0.2625, ठीक है, और भाग में 100 आ जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 4 जीरो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 4 अंक थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, और इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो देखिए नीचे 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, ऊपर 25 से काटेंगे तो पहले 1 पे कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद ये 5 पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो 21 दूनी कितना आ जाएगा, 42 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दोनों चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 42 रुपये आ जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।